गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? एक बात तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वही बच्चे अच्छे करेंगे, वही स्टूडेंट अच्छे करेंगे जिन्होंने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया और एक अपना अच्छा से बेस बनाकर आगे अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत सारा मोटिवेशन देखा होगा, अब आपको लग भी रहा होगा क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो चलिए, मैं आपको मोटिवेट करने आया नहीं हूं क्योंकि वो टाइम आपका निकल चुका है। अब है वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके डाउट्स, ये सब चीजों को मैं वन बाय वन करके कवर करूंगा और फिर उसको मैं आसानी से डील करूंगा। ठीक है, ये हमारा चैनल सीबीसी गोड्डा, जिसमें आप फ्री में बायोलॉजी सीखिएगा, वो भी एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में, जिसमें आपको कम से कम रट्टा मारना पड़ेगा। ओके, तो आज दोस्त जो मैं आपको जिस क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखोगे। ठीक है, आज मैं आपको एक 5 मार्क्स का, यदि ये पूछता है एग्जाम में, तो उसका जो क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 5 मार्क्स के में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्त। ये जिस चैप्टर से हमने लिया है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको आप हिंदी में बोलते हो वंशागति का आणविक आधार। क्या बोलोगे दोस्त? वंशागति का आणविक आधार। बायोलॉजी की आत्मा है ये, जेनेटिक्स में इसको हम लोग स्टडी करते हैं और बहुत कम ही बच्चों को ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आता है, अन्यथा ये चैप्टर अच्छे अच्छे बच्चों को भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो मैं अभी पूरा चैप्टर आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना समय भी नहीं है। तो मैं आप बेसिक बात पे आता हूं और अपने क्वेश्चन को मैं बहुत 15 से 20 मिनट में आपको पूरा करके मैं देता हूं। ओके दोस्त, ध्यान दो। वंशागति का जो आणविक आधार है दोस्त, इसमें आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले बात जो आपको एग्जाम में पूछेगा, मैं डायरेक्ट उसी पे आता हूं। आपको इसमें दोस्त पहले पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। क्या पढ़ना है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यदि दोस्त पूछता है कि न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया है, तो आपको बोलना है फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसने किया दोस्त? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। दूसरा बात, यदि पूछ लेता है कि इसका नामकरण, मतलब न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड किसने बोला, क्योंकि फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो खोज किया था उन्होंने इसको न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन। लेकिन इसको न्यूक्लिक एसिड किसने कहा? इसको न्यूक्लिक एसिड जिस साइंटिस्ट ने कहा था उनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। आप अल्टमैन भी बोलोगे तो चलेगा। तो मैं आपको 2 एमसीक्यू करा दिया कि न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया। आप क्या बोलोगे दोस्त? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। बस सेल का डब्ल्यूबीसी में किया था, उतना आपको डिटेल नहीं पूछेगा। दूसरा बात, इसका नामकरण किसने रखा था? आप बोलोगे अल्टमैन ने। किसने रखा था? अल्टमैन ने। ओके, अब देखो, अब यदि बात करोगे जरा सा, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है? ठीक है दोस्त, तो आपको जानकारी होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है। एक का नाम है आरएनए और एक का नाम है डीएनए। एक का दोस्त आरएनए और एक का नाम क्या है? डीएनए। साथ साथ बोलना, याद रहेगा। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छे से समझो, विदाउट एनी टेंशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। लेकिन उन्होंने इसको किस नाम से बुलाया? उन्होंने इसको बुलाया था न्यूक्लिन के नाम से। ओके, लेकिन इसका ओरिजिनल में नामकरण किसने किया? आपको बोलना है अल्टमैन ने। किसने किया? अल्टमैन ने। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का दोस्त? 2 टाइप का। एक का नाम आरएनए, क्या बोलिएगा? आरएनए। एक का नाम डीएनए।
की बोलबो हो आरएनए और डीएनए। एक रो की बोलबो पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक का क्या बोलोगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मैं आज आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं वो क्वेश्चन डीएनए से ही है दोस्त। किससे है डीएनए से। और डीएनए से क्या है तो डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगला क्लास में मैं इसका रेप्लिकेशन सिखाऊंगा। ओके, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है दोस्त वो है किससे डीएनए से। किससे है डीएनए से। अब जरा सा मैं यहां पर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। अब यदि आप बात करोगे डीएनए से, आप बात करो डीएनए से, तो दोस्त डीएनए एक पॉलीमर है। डीएनए क्या है पॉलीमर है। पॉलीमर को हिंदी में क्या बोलोगे दोस्त बहुलक है। डीएनए क्या है बहुलक है। तो बहुलक आप समझते हो ना, जैसे मान लो आप गले में जो पूरा हार पहनते हो तो वो एक पॉलीमर है। किसका मोती का। तो आपके गले में जितनी भी मोतियां हैं ना वो उसकी एक इकाई हुई, वो उसकी एक इकाई हुई। और जब बहुत सारे आप इकाई को इस तरह से करके आप जोड़ दिए हो तब आपका इसका क्या बन जाता है आपका एक हार बन जाता है, आपका ये एक नेकलेस बन जाता है। तो सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगा दोस्त कि डीएनए भी एक बहुलक है। किसका बहुलक है तो डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका बहुलक है दोस्त न्यूक्लियोटाइड का। एकदम साफ साफ ध्यान रखना डीएनए किसका बहुलक है तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड का। किसका बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। अब मैं एक साथ दो क्वेश्चन करा दूंगा। सबसे पहले थोड़ा न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं डीएनए की संरचना पर भी आऊंगा। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया न्यूक्लिक अम्ल का खोज फ्रेडरिक मिस्टर। किसने फ्रेडरिक मिस्टर। नामकरण किसने किया अल्टमैन ने। फ्रेडरिक मिस्टर ने इसका नाम क्या रखा था न्यूक्लिन रखा था। न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप के दो टाइप के, एक का नाम आरएनए और एक का नाम डीएनए। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है एक बहुलक है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। किसका पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो अब देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है अब ये किससे बना है। यदि मैं आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताऊंगा दोस्त तो न्यूक्लियोटाइड दो चीज से बना होता है। ठीक है, एक का नाम है न्यूक्लियोसाइड, ध्यान देना टी बड़ा है एस छोटा है। टी कितना नंबर पे आएगा 20 नंबर पे अल्फाबेट में, और एस कितना में आएगा 19 में। तो याद रखना है कि ऊपर टी को लिखना है एस को नीचे लिखना है। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं उसको साइड और टाइड में अंतर पता नहीं चलता है, लेकिन जब मेरे तरीके से पढ़ेगा कि टी बड़ा है तो उसको ऊपर लिख दिए 20 नंबर पे आता है। T20 नाम सुने होंगे। एस छोटा है तो एस नीचे लिखना है। तो पहला का नाम न्यूक्लियोसाइड और उसके बाद है फॉस्फेट। तो कितना चीज से बना है न्यूक्लियोटाइड। आप ऐसे समझो कि आपका डीएनए किससे बना है आपका डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड किससे बना है दो चीज से न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, और इसी फॉस्फेट में निगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण हम लोग का डीएनए भी कैसा है निगेटिव है। ओके, अब ये न्यूक्लियोसाइड की तुम बात करोगे तो ये भी दो चीज से बना हुआ है। एक का नाम है सुगर, एक का नाम है सुगर और एक का नाम है नाइट्रोजन बेस। एक का नाम है सुगर और एक का नाम है नाइट्रोजन बेस। ध्यान दीजिएगा सुगर को हिंदी में आप बोल सकते हो शर्करा, और नाइट्रोजन बेस को हिंदी में बोल दोगे नाइट्रोजन क्षार। क्या बोलोगे दोस्त नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, उसके बाद यदि हम सिर्फ डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो सुगर है उसका नाम है डीऑक्सी RIBOSE डीऑक्सी राइबोज सुगर C5H10O4। और नाइट्रोजन बेस दो ग्रुप का होता है। एक ग्रुप का नाम है प्यूरिन, इसको आप क्या पढ़ोगे प्यूरिन, और एक ग्रुप का नाम है पिरामिडिन, या इसको कोई पैरामिडिन भी बोलता है। तो आपको जिसमें आपको ज्यादा प्रोनाउंसिएशन इजी लगे वो काम करो। तो नाइट्रोजन बेस क्या टाइप का दो टाइप का प्यूरिन और पिरामिडिन। और प्यूरिन में दो आता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं आदर सूचक शब्द, हम लोग नया नेम बोलते हैं ना, ए जी, सुनिए ना, वही है इसमें, ए जी। क्या है दोस्त? ए जी। तो ए से जी, ए से एडेनिन, जी से जी से ग्वानिन, ठीक है। और इसमें डीएनए के केस में 2 होता है, सी टी। डीएनए केस में कितना होता है? 2। तो कितना होता है? सी से साइटोसिन और टी से थाइमिन, सी से साइटोसिन और टी से थाइमिन। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि डीएनए किससे बना है दोस्त? न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। दूसरी बात, न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तो न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट से। किससे बना है? न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट से। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड किससे बना है? तो शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। शुगर में डीएनए में कौन सा शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, C5H10O4। कैसा शुगर है दोस्त? पेंटोज है, क्योंकि C5 है। नाइट्रोजन बेस की बात करोगे तो पहला बेस का नाम, ग्रुप का नाम प्यूरिन, दूसरा का नाम पैरिमिडिन। पहला का नाम प्यूरिन, दूसरा का नाम ये डबल रिंग वाला, ये कौन रिंग वाला? ये डबल रिंग वाला, ठीक है। इसमें डबल रिंग है और इसमें सिंगल रिंग है। ये आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे और ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी मैच करेगा। प्यूरिन में आदर सूचक शब्द एडेनिन, ग्वानिन। इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे दोस्त एडेनिन, और इसको क्या पढ़ोगे? ग्वानिन, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे? साइटोसिन, और इसको पढ़ोगे थाइमिन। इसको क्या पढ़ोगे? थाइमिन। तो देख लीजिए, यहां तक मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको डीएनए की बातों पर मैं लेके चलता हूं। अब आपको डीएनए की कहानी समझ में आएगी, ठीक है दोस्त। अब देखो डीएनए की कहानी क्या क्या है, नहीं है। देखो, आज हमारा जो टॉपिक है दोस्त 5 नंबर में, वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थोड़ा नीचे कर लेता हूं, थोड़ा अच्छे से विजिबल होगा। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्त, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ध्यान दो, डीएनए की संरचना। क्वेश्चन बनाओगे डीएनए की संरचना, तो एकदम इजी सीखेंगे, पूरा बात सीखेंगे। पहला बात, डीएनए कैसा है दोस्त? तो डबल हेलिकल है। डबल हेलिकल का मतलब यदि मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझा दूं कि डबल हेलिकल का मतलब क्या होता है, तो आपको सब बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ध्यान दो, ठीक। अब देखो, यदि मैं डीएनए का थोड़ा डायग्राम लगा देता हूं, तब शायद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एकदम ध्यान से देखिए, सारा बात पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। देखो, ये मैंने एक डीएनए का डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो आप यदि गौर से देखोगे इसमें, तो एक हेलिक्स ये है, एक ये देख रहे हो लाल वाला यहां से घूम रहा है। एक हेलिक्स ये है जिसमें लिखा है 5 और एक तरफ क्या लिखा रहेगा? 3। दूसरा हेलिक्स 3 है, तो ये घूम के, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको मैं सही कर लूं। अब इसको कॉपी करो, ये यहां से घुमा, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, फिर देखते जाओ। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 3। यहाँ पे कितना होगा? 3, और बाजू वाला कितना हो जाएगा? 5। तो डीएनए डबल हेलिकल होता है। जैसे हम लोग हाथ को इस तरह जोड़ते हैं रस्सी के जैसा, एक दूसरे के पीछे, एक के पीछे दूसरा छिपा हुआ, डीएनए सेम होता है। तो डीएनए कैसा है दोस्त? आप बोलोगे डबल हेलिकल है। कैसा है? डबल हेलिकल है। दूसरी बात, तो हेलिक्स को हम लोग बोलते, हिंदी में यदि बात करें तो इसको बोलेंगे द्विकुंडलित। डबल हेलिकल को क्या बोलोगे? द्विकुंडलित। और इसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया, एकदम नाम याद रखोगे, वाटसन और क्रिक। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना दिया, जिसका नाम था वाटसन और क्रिक। और ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, इनको प्रेरणा मिला था विल्किंस से और फ्रैंकलिन से। ये दोनों के एक्सपेरिमेंट पे आधार पर ये दोनों ने मॉडल दिया। अब देखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए का द्विकुंडलित संरचना किसने दिया, तो आप बोलोगे वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। यदि पूछ देगा कि वाटसन और क्रिक ने जो संरचना दिया, ये किसके प्रयोगों पर था, तब बोलोगे विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। अब ध्यान दो, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अभी मैंने बताया
ये न्यूक्लियोटाइड का क्या है, बहुलक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सही बात है। अब डीएनए में तीन चीज होता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब यहां पर ध्यान दो दोस्त, फॉस्फेट यहां पे मैंने लिखा फॉस्फेट, यहां पे लिखा मैंने शुगर और यहां पर लिखा मैंने नाइट्रोजन बेस। बताया है, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें दो कुंडली पाई जाती है जिसकी ध्रुवता, अब यहां पर देखो, एक है 5 से 3, तो दूसरा है 3 से 5। दो कुंडली है, 5 से 3 और 3 से, और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब समझते हो, कभी भी दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपक के ही चलेगा ये, ठीक है। इसको हमने बोलते हैं एंटी पैरेलल, हो गया। अब डीएनए का जो बैकबोन होता है, अब बैकबोन किसको कहते हैं जरा से यहां पे देखिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, इस डीएनए को मैंने सीधा किया है, ये जो देख रहे हैं, इसको, ये जो यहां पर तुम देख रहे हो, ये वाला पूरा, इसको बोला जाता है बैकबोन दोस्त। ये जो बैकबोन है ये बना होता है फॉस्फेट और शुगर से। एक बैकबोन इधर, तो एक बैकबोन इधर है, ये भी किससे बना है, फॉस्फेट से और शुगर से। नहीं, फॉस्फेट से और शुगर से, यही बात बताया गया है। ये जो आपको बोला गया है कि डीएनए का बैकबोन फॉस्फेट और शुगर, शॉर्टकट में लिख सकते हो P+S से बना होता है, हो गया। अब इसमें 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अब यहां पर देख लो, आपको अभी मैंने सिखाया है, देखो कितना नाइट्रोजन बेस है, 1, काउंट करो, 1 2 3 और 4, 4 नाइट्रोजन बेस है। अब जरा से एक बात ध्यान रखोगे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ। चारगाफ ने बोला था कि किसी भी डीएनए में एडेनिन बराबर किसका होगा, थाइमिन के, और ग्वानिन बराबर होगा साइटोसिन के। मतलब ए की मात्रा और टी की मात्रा और जी की मात्रा और सी की मात्रा का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। मतलब एडेनिन जब भी जुड़ेगा थाइमिन से जुड़ेगा, और ग्वानिन जब भी जुड़ेगा साइटोसिन से जुड़ेगा। और एक बात दोस्त, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 3 रहेगा। ये 3 कौन है, हाइड्रोजन। ये सब एमसीक्यू है, एकदम पूछ लेगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन कितना, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक कोड याद रखिएगा मेरे तरफ से, मेरा कोड है ATGC, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, और ग्वानिन किससे जुड़ेगा, तो साइटोसिन से, हो गया। अब चलो आगे। अब देखो, इसमें 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है, ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन। H का मतलब आप ध्यान पे रखोगे हाइड्रोजन है, और बॉन्ड को हिंदी में बंद बोलते हैं। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब यहां पर एक बात देखो कि डीएनए के एक घुमाव में, अब इसका क्या मतलब है, बात समझो जरा सा, ध्यान दो। यहां से यहां देख रहे हो ना, यहां से और यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं एक घुमाव। कितना है, डीएनए जो एक बार टर्न करेगा, डीएनए जो एक बार घूमेगा, डीएनए जो एक बार टर्न किया टोटल, तो एक घुमाव में यहां पर जैसा ध्यान दो कि डीएनए का जो एक घुमाव होता है, जो डीएनए एक बार टर्न करेगा, एक घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं, 10। अब इसका क्या मतलब, बात समझो, ध्यान से देखो जरा सा। अब यदि गौर से जरा सा इसको तुम देख रहे हो, ध्यान दो, ये बेस पेयर है। क्या बोल सकते हो, ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा, थाइमिन है तो एडेनिन आएगा, एडेनिन है तो थाइमिन आएगा। तो यहाँ एक डीएनए का जो एक घुमाव होता है, यदि मान लो मैं स्टडी पर्पस से थोड़ा देर बनाता, मान लो ये मैंने आपका डीएनए बनाया, ये दोस्त मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बनाया, डीएनए ऐसे काटता नहीं है, हमेशा ख्याल रखोगे। डीएनए ऐसे एक दूसरे को कभी भी काटता नहीं है। ये जो एक घुमाव है ना, यहां से यहां तक, इस तरह एक टर्न जो है, एक टर्न की लंबाई होती है
या तो 34 एंगस्ट्रॉम बोल लो या 3.4 नैनोमीटर बोल लो, जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर होते हैं। मतलब यहाँ ए है तो यहाँ टी, यहाँ जी है तो यहाँ सी, ऐसे कितने होते हैं 10। तो यदि एक घुमाव की लंबाई कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, एक ही चीज है, एंगस्ट्रॉम में -10 होगा, नैनोमीटर में -9 होगा, और इसमें कितने बेस पेयर हैं 10। तो यदि पूछ देगा कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितना है, ये लो 34, इसको 10 से भाग दे दो, कितना आएगा, या तो 3.4 एंगस्ट्रॉम बोलोगे या 0.34 नैनोमीटर, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो हेलिक्स आपको दिख रहा है, ये दोनों हेलिक्स का बीच का दूरी कितना होता है दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है 20 एंगस्ट्रॉम। क्या ध्यान रखना है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो सारी चीजों को मैं अब रिकॉल एक बार करवा देता हूं। इसको थोड़ा देर मैं हटाऊंगा ताकि पूरी बात को समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखो क्या क्या रिकॉल कराना है। तो सबसे पहले यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। डीएनए के एक घुमाव में 10 पेयर होते हैं और इसके एक घुमाव के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होता है। ओके, हो गया। अब यदि आप इसके अगले वाले पार्ट के देखोगे तो यहाँ पे देखो इसके, अब इसको थोड़ा सा हटा दो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, नहीं तो मजा नहीं आएगा, बिना मजा के कोई काम नहीं करना चाहिए। चलो फटाफट ये भी हटा देता हूं, ये भी, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। ओके, अब देखो दोस्त, यदि यहां तक क्लियर है तो मैं आगे की बात जल्दी रखूंगा, ध्यान से देखिए। अब एक इसके बीच की दूरी कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। मैंने लाइन डायग्राम से आपको सारी बातें समझा दिया। हाँ, ये डायग्राम गलत भी हो सकता है क्योंकि डीएनए कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, लेकिन स्टडी पर्पज से ठीक है, अन्यथा मैं आपको दूसरा डायग्राम भी भेज दूंगा, अभी लगा रहा हूं, देख लेना। बात क्लियर है, ध्यान दो। अब डीएनए का क्या क्या गुण है या क्या क्या विशेषता है। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ किसको बोलते हैं, जो आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण करता हो। ये लिखा भी आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है। दूसरी बात, यह इसमें जीन होते हैं जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग अपने माता पिता से मिलते हैं ना जी, किसके कारण मिलते हैं, जीन के कारण। यदि तुमको एक लाइन और जान लो, पूछ लो, तुमसे पूछ लेगा कोई, मान लो कि वंशागुणत होने वाली मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बिना सोचे समझे बोल देना जीन है। जीन ही है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। दूसरा बात, यह एमआरएनए बनाता है। डीएनए क्या बना देता है, एमआरएनए बना देता है, और इसी एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन बनता है। कहां पर बनता है दोस्त, तो आपको ही पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। ओके, यहां तक कोई फंक्शन में आपको कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। तीसरा बात, ये क्या करता है, यह क्रॉसिंग ओवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीन विनिमय, आपने कोशिका विभाजन में पढ़ा होगा। यह क्रॉसिंग ओवर के द्वारा नए नए गुणों का विकास करता है। आपको लग रहा होगा आप अपने माता पिता से तेज हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, आपके जो बाल बच्चे होंगे वो आपको बेच देंगे दिन में, वो आपसे बहुत अधिक तेज होंगे। क्यों, डीएनए में समय के साथ विभिन्नता आना लाजमी है। दूसरा चीज, इसमें स्लो म्यूटेशन होता है। अब फिर एगो बात आगे म्यूटेशन, म्यूटेशन, इसमें हम क्या बोलेंगे, धीमा उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन क्या मतलब होता है दोस्त, यदि कोई प्रकार का रेडिएशन या कोई चीज आपके डीएनए में पड़ जाए और आपका डीएनए बदल जाए, तो उसका कारण किसको माना जाता है, उत्परिवर्तन को। जैसे मान लो एक बीमारी है, एक डिजीज है, ठीक है, जिसका नाम है दोस्त थैलेसीमिया, जिसमें आदमी के शरीर में ब्लड ही नहीं बनता है। इसका कारण क्या होता है, इसका मेन कारण हम लोग मानते हैं उत्परिवर्तन, जिससे डीएनए में क्या आ जाता है, चेंज होता है, लेकिन डीएनए में जल्दी चेंज नहीं होता। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं सारी बातों को, ताकि सारी बात, हाँ, आपको जो डायग्राम बनाना है, आपके इसके लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लोगे या वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके भी आप डायग्राम को बनाओगे, ठीक है।
वो मैं थोड़ा स्टडी पर्पज से बता दिया आपको, लेकिन आपको डायग्राम ये वाला बनाना है, ठीक है, ओके। और चलो एक बार मेरे साथ भी लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखता हूं किसका ध्यान कितना है। आप पहले दो स्टेट बनाओ, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सीधा बनाता हूं ताकि समझ में जल्दी आएगा। एक ये स्टैंड, एक ये स्टैंड, ठीक है। अब ये जो दो स्टैंड है, यदि मैं एक पे लिखता हूं 5, एक पे लिखता हूं 5, ठीक है, इधर लिखूंगा 3, इधर लिखूंगा 3, तो इधर लिखूंगा 5। क्लियर, नो डाउट। अब ध्यान दो दोस्त, अब इधर मैं बेस लिखता हूं, दूर दूर लिखता हूं ताकि विजिबल हो वीडियो में। ए टी जी सी सी जी टी ए टी ए, ठीक है, मान लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्त कि मेरे साथ बताना है कि सामने में क्या आएगा। ध्यान देना, यदि यहां ए है तो सामने में टी बोलना है, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी, सी है तो जी, जी है तो सी, टी है तो ए है तो टी है तो ए है तो टी। अब आ जाओ बॉन्ड पे, एडेनिन और थाइमिन दो, यहां पर 2, जीसी में 3, सीजी में 3, सीजी में 3, जीसी में 3, टीए में 2, एटी में 2, फिर टीए में 2, और ये कौन बॉन्ड है दोस्त, तो इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। यही चीज आपको यहां पर दिखाया गया, तो आप आसानी से सीख सकते हो, एक तरफ दिया रहेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, ओके। अब ये बात मैंने बता दिया, तो अब रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं एक साथ, ध्यान दो। पहला बात, डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए द्विकुंडलित होता है और इसका मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, जो विल्किंस और फ्रैंकलिन के प्रयोग पर आधारित था। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है दोस्त, जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये 3 चीज से बना होता है, फॉस्फेट से, शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। 2 कुंडली होती है, एक कुंडली 5 में शुरू होगी, 3 में खत्म होगी, दूसरी वाली 3 में खत्म होगी, शुरू होगी तो 5 में खत्म होगी। दूसरा बात, इसके दोनों हेलिक्स एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। उसके बाद और H बॉन्ड के द्वारा, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए का जो दोस्त बैकबोन होता है वो फॉस्फेट और शुगर का बना होता है, और इसमें टोटल 4 नाइट्रोजन बेस है, जिसका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन जब भी जुड़ेगा थाइमिन से जुड़ेगा, और ग्वानिन जब भी जुड़ेगा तो साइटोसिन से जुड़ेगा। और एक घुमाव में 10 बेस पेयर होंगे। कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर होंगे, जिसके बीच टोटल 2 घुमाव के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 34 एंगस्ट्रॉम या 34 नैनोमीटर। अब इसके बाद इसके 2 बेस पेयर की दूरी इतनी दूरी होती है, दोनों देख लीजिए नीचे से, दोनों कुंडली के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये मैंने आपको समझने के पर्पज से थोड़ा सा क्लियर किया। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं को रखता है, सही बात है। जीन के द्वारा सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके भी जाएगा आपको, और इसकी सहायता से प्रोटीन बनता है, और ये क्रॉसिंग ओवर के द्वारा नए नए गुण को लाता है। इसलिए हम लोग अपने माता पिता से कुछ नए गुण को लेके आए हैं, और इसमें स्लो म्यूटेशन होता है, मतलब परिवर्तन होता है लेकिन धीमा होता है। और सबसे छोटी वंशानुगत होने वाली इकाई कौन सी है दोस्त? जीन है। एकदम याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बताएं। थैंक यू शिद्दत से वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्द अगला वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको मानते हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बात कीजिए। कोई भी डाउट है तो सीबीसी पे कमेंट कीजिए। जय हिंद।